पिछले 10-12 साल में जानबूझकर इस देश में क्रिकेट को प्रमोट किया गया है, और इतना प्रमोशन किया गया है कि समाज का सोचने वाला वर्ग क्रिकेट में फंस जाए और बाकी सब कुछ सोचना बंद कर दे। जैसे जैसे ये ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, WTO की कंडीशंस लागू, वैसे वैसे क्रिकेट का प्रमोशन इतना ज्यादा हुआ है, एक मैच खत्म नहीं होता दूसरा, दूसरा नहीं खत्म होता तीसरा, दूसरा खत्म नहीं होता तीसरा, तीसरा खत्म नहीं होता, मैच पे मैच लगे रहें ताकि सोचने वाला वर्ग मैच देखता रहे। ये बहुत समझ के हो रहा है। और जो मैच नहीं देखे वो सास भी कभी बहू थी ये देखता रहे, तेरी मेरी कहानी, इसकी कहानी उसकी कहानी देखता रहे, सिनेमा देखता रहे, फैशन टीवी देखता रहे, ये चैनल देखे वो चैनल देखे, तो फंसा रहे वो, माने सोचने के लिए नया विचार उसके दिमाग में ना आए। और उसका दुष्परिणाम हमें दिखाई दे रहा है कि भारत का मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो इसमें सबसे आगे आना चाहिए था, वो सबसे ज्यादा खामोश बन के 10-12 साल से देश को लुटता हुआ देख रहा है। बहुत व्यवस्थित तरीके से ये 12 साल से हुआ, ये तो बिल्कुल मुझे साफ दिखाई देता है। जिन घरों में, परिवारों में पहले टीवी नहीं था, उनको जरा पूछो जाके कि कैसे होता था। सवेरे से शाम तक की हर गतिविधि पे चर्चा होती थी, बहस होती थी, अखबार में ये खबर आई है, मैगजीन में ये खबर आई है, इसका मतलब क्या है, इससे क्या होने वाला है, क्या नहीं, एक कुतूहल होता था, उत्सुकता होती थी। या हम पड़ोसियों के पास जाते थे, पड़ोसी हमारे पास आते थे, मोहल्ले में चौपालें लगती थी, गांव में चौपालें लगती थी, चर्चाएं होती थी, बहस होती थी। रिश्तेदारों के यहां हम जाते थे, रिश्तेदार हमारे यहां आते थे, ये सब होता था। लेकिन जब से ये घर घर में सास भी बहू थी, तेरी मेरी कहानी, उसकी कहानी, इसकी कहानी, ये जो चैनल आ गए और क्रिकेट का मैच आया, सब घर में सारी व्यवस्था टूट गई। अब कोई किसी रिश्तेदार के यहां जा नहीं रहा है, कोई किसी के यहां आ नहीं रहा है। गलती से आप कहीं चले भी जाओ तो टीवी चालू है तो कोई बात करने को तैयार नहीं है। और आप एक वर्ग जो भारत का कर्मठ है, कर्मशील है, उसको क्रिकेट में फंसाओ, और दूसरा वर्ग जो घर व्यवस्था को संभाल सकता है उसको सास बहू में फंसाओ। हाँ, सवेरे से शाम तक यही मनोरंजन हो गया। और आपके पास जब इतना एंगेजमेंट आ गया, अब आप देश की सोचोगे क्या, समाज की सोचोगे क्या, करोगे क्या? तो 10-12 साल में ये बहुत व्यवस्थित हुआ है इससे। एक तरफ ये लूट खसोट चालू हुई है, दूसरी तरफ इसके खिलाफ विद्रोह ना हो जाए, उसके लिए जो वर्ग मदद कर सकता है उसको फंसा दो टीवी में, और टीवी में क्रिकेट में, क्रिकेट से सीरियल में, सीरियल से सिनेमा में, सिनेमा के बाद और थोड़ी कुछ बकवास में। और आप देख लो आज इस देश का जो एजुकेशन से लगा हुआ वर्ग है, विद्यार्थी, अध्यापक, वो भले कितनी परीक्षा पे परीक्षा हो, क्रिकेट देखने से नहीं चुकेगा, भले फेल हो जाए इम्तिहान। और वो कभी कभी टेस्ट करते हैं कि भारत में दीवानगी कहां तक पहुंची है, तो समझ बूझ के ऐसे समय में क्रिकेट मैच रखते हैं जब परीक्षा जरूर हो। हाँ, तो अब वो देख लिया उन्होंने कि परीक्षा हो या परीक्षा का बाप हो, मैच देखने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं है, तो वो समझ गए कि अब ये जुनून बहुत ऊपर तक पहुंच गया। अब इस जुनून को एहन कैश कराते रहो और दिमाग आपका इधर लगाते रहो, वही हो रहा है। और क्रिकेट के मैच में जब सारे देश को ये पता चल गया है, पहले तो कोई मानता नहीं था इस बात को, अब तो सब कुछ खुल गया है कि सारे मैच फिक्स होते हैं। मैं आपको अभी बता सकता हूं, ये जो क्रिकेट मैच चल रहा है ना भारत पाकिस्तान, ये पहले ही फिक्स है। एक मैच भारत जीता, एक पाकिस्तान जीता, एक ड्रॉ। और अभी जो सीरीज चल रही है इसमें भारत एक मैच से जीतेगा, 2 भारत ने जीत लिए, अभी 2 पाकिस्तान जीतेगा, आप लिखो इस बात को, और आखिरी मैच भारत जीतेगा। हाँ, ये पहले से फिक्स है सब। और अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान में मैच हुआ था भारत का। अच्छा, मैच तो चालू हुआ ही नहीं था, टीम गई थी भारत की, तो लंदन टाइम्स में छप गया सब एडिटोरियल पेज पे कि भारत और पाकिस्तान के ये जो श्रृंखला है वो फिक्स हो गई है, और जो रिजल्ट थे वही आए वहां पे। और ये जो अभी आखिरी मैच हारा इन्होंने,
ये जो टेस्ट मैच आ रहा, कौन सा मैच आ रहा, जिसमें 2-2, 3-3 रन पे, वो फिक्स था पहले से, हार नहीं है इनको, तो हर एक को 2-2, 3-3 रन बना के जाना है। तो अभी सब कुछ खुल गया। अच्छा, तेंदुलकर फंसा है इसमें मैच फिक्सिंग में। मोहम्मद अजहरुद्दीन तो खुलेआम स्वीकार कर चुका है, सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, सीबीआई रिपोर्ट आ गई है, सारे बड़े खिलाड़ी मैच फिक्सर हैं, मैनेजर तक मैच फिक्सर हैं, जगमोहन डालमिया फंसा हुआ है मैच फिक्सिंग में, सब कुछ मालूम है, फिर भी भीड़ 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 बढ़ती चली जा रही है, तालियों पे तालियां। मालूम है कि छक्का पड़ेगा, चौका पड़ेगा, ताली मारने की कोई बात नहीं है, फिक्स है पहले से, लेकिन पागलपन बढ़ रहा है। अच्छा, मैं पहले कहता था तो लोग कहते थे आप तो खपती आदमी है, मैच फिक्स होता, अब सब खुल गया है तो कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, हो गया फिक्स, लेकिन हम तो देखेंगे, मजा आता है इसमें, मजा आता है। तो काम छोड़ के मैच देखते रहो, धंधा छोड़ो, व्यापार छोड़ो, नौकरी छोड़ो, मैच देखो, छुट्टी ले लेके मैच देखो, काम का हर्जाना करके मैच देखो। बिल्कुल सही बात। और ये अंग्रेज तो ठंड में क्रिकेट खेलते थे धूप खाने के लिए, और यहां देखो भयंकर अप्रैल की धूप पड़ी है, क्रिकेट चल रहा है? हाँ, सर्विसेज में, सर्विसेज में, हाँ। नहीं, ये जो है हेल्थ सेक्टर है, इसमें सर्विसेज में ये भी आता है। इसमें मतलब क्या है, विदेशी कंपनी कोई भी भारत में आके हॉस्पिटल खोल सकती है और कोई भी पैथी लाके हिंदुस्तान में इलाज करा सकती है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे जो मजाक में कह रहा था कि रूस से एमबीबीएस एमडी की डिग्री लेके कोई आ सकता है, लेकिन अभी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अब डब्ल्यूटीओ की कंडीशन यह है कि आप उसे मना नहीं कर पाएंगे अगले साल से। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिन रशियन यूनिवर्सिटीज की डिग्री को मान्यता नहीं दिया आज तक, उन सभी को मान्यता देनी पड़ेगी अगले साल से, क्योंकि डब्ल्यूटीओ की कंडीशन। तो अब विदेशी डॉक्टर आएंगे, अपनी अपनी डिग्री लेके आएंगे, आप उनको परमिशन दीजिए, और उनको परमिशन दीजिए, जगह जगह वो दुकान खोलेंगे। कोई चाइनीज थेरेपी लेके आ गया, एक्यूपंक्चर, कोई कुछ लेके आ गया, कोई सब अपना अपना टिम्बकटू यहां चलाएंगे। वो कहेगा ये ऐसे टांग उठा लो तो ये वजन कम हो जाएगा, वो ऐसे हाथ उठा लो तो धंधे चल रहे हैं ना। ये गोली खा लो तो भूखी नहीं लगेगी, बिना खाने के काम चलता रहेगा, ये गोली खा लो तो कल ही वजन इतना कम हो जाएगा, फलानी। ये सब अब धोखाधड़ी चलेगी इस देश में। कुछ तो शुरू हुई है, अब कुछ खुलेआम चलेगी। अब बड़ी विदेशी कंपनियां यहां हॉस्पिटल्स की चेन खोलने जा रही हैं। वो चेन क्यों खोल रहे हैं? वो ये कहते हैं कि भारत में टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो हम टूरिस्ट लोगों को आकर्षित करें, इलाज भी कराएं वो यहां आके, टूरिज्म के साथ इलाज। तो भारत के आयुर्वेद को और थोड़ा एलोपैथी को मिक्स कर कर आके वो खिचड़ी तैयार कर रहे हैं, एक पैकेज, और उसमें लगे हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोलने के लिए। अच्छा, ये जो टूरिस्ट आते हैं वो भारत में क्यों आते हैं? उसका कारण ये है कि ये सबसे सस्ता देश है टूरिज्म के हिसाब से। जितने सस्ते होटल यहां उपलब्ध हैं दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं, और हर चीज उपलब्ध है कम पैसे में इस देश में। दूसरे देशों में तो बहुत महंगा है। इलाज भी सबसे सस्ता भारत में ही है, क्योंकि आयुर्वेद अभी भी बहुत सस्ता उपलब्ध है इस देश में। और ये नेता लोग लगे हैं कि हम जो है ना हिंदुस्तान में मेडिकल टूरिज्म डेवलप करें, तो मेडिकल टूरिज्म के नाम पर अब ये सब कंपनियां आ रही हैं। केरल में कई उन्होंने वो शुरू किए हैं केंद्र, अगले 1-8 साल में बन के तैयार हो जाएंगे। उनमें ये सब विदेशी आके इलाज कराएंगे। भारतवासियों को भी कहा जाएगा आप भी कराओ, ये सब है। और डॉलर्स में पेमेंट दो और आप उनको ले जाने के लिए खुली छूट। और भारत का आयुर्वेद भारत में ही बेचेंगे, मुनाफा वो खुद कमा के ले जाएंगे। योग को बेचेंगे, प्राणायाम को बेचेंगे, नेचुरोपैथी को बेचेंगे। और ये सब चीजें पेटेंट की दुनिया से बाहर रही अभी तक हमारे यहां, हमने कभी इन पे पेटेंट दिया हुआ नहीं है, तो उनके लिए बहुत खुले हुए हैं रास्ते। अब पहली बार पेटेंट एक्ट चेंज हुआ है, लेकिन उसके पहले उन्होंने बहुत सारे एप्लीकेशंस फाइल किए हुए हैं। तो स्वास्थ्य में
तकलीफ दो आने वाली है वो ये, एक तो दुनिया भर की रिजेक्टेड दवाएं यहां लाके डंप करेंगे, अभी तक जितनी होती है उससे भी ज्यादा, क्योंकि अभी आप उनको रोक नहीं पाएंगे, पहले तो रोकते थे आप, अब रोकेंगे नहीं, WTO की कंडीशन। कुछ भी दवा लाएं, कुछ भी बेचें, कितना भी मुनाफा कमा के ले जाएं। दूसरा कि अब आपके यहां जो मेडिकल टूरिज्म है उसको लगाएंगे ये विकास के रास्ते पे, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करके वो जगह जगह होटल कम स्पा एक शब्द होता है, स्पा खोलेंगे वो। स्पा माने होटल कम मेडिकल सेंटर, ट्रीटमेंट भी मिलता है, होटल भी होता है, जगह जगह को। और उसमें भारत की जो सर्विसेज की दूसरी इंडस्ट्रीज हैं वो मदद करें, जैसे कंस्ट्रक्शन में मदद होगी उनसे, भारत की बैंकें उनको लोन उपलब्ध कराएंगी। अगर वो भारत की किसी बैंक के पास जाते हैं लोन मांगने के लिए, बैंक उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट करे तो तबाही मचाने की स्थिति कर दें, एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे आप, ये सब होने वाला है। हाँ, और वो थोड़े दिन में बंबई से लंदन या वॉशिंगटन, क्योंकि आपको नेटवर्किंग की जा रही है। एक साल के बाद भारत की बैंकों को विदेशी बैंकें खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है, तो उनको सेंट्रलाइजेशन चाहिए, तो सेंट्रलाइजेशन आपका करके फिर वो खरीदें आपको, उस सुविधा में सरकार लगी हुई है। फंड्स ब्लॉक ही नहीं हो सकते, उड़नछू हो सकते हैं। एक माउस के क्लिक से आपके हजारों करोड़ रुपए ट्रांसफर हो सकते हैं। सबसे खतरा यह है सेंट्रलाइजेशन का। वो क्या करेंगे, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपको टाटा BSNL का किस्सा मालूम है? BSNL में टाटा ने इन्वेस्ट किया, परिणाम क्या हुआ? एक ही दिन के अंदर BSNL के पास जो रिजर्व फंड पड़े हुए थे, टाटा ने वो सारे अपने यहां ट्रांसफर कर दिए। हुआ था ना कि नहीं? BSNL के, हाँ, BSNL के रिजर्व फंड पड़े हुए थे, टाटा ने उसको अपनी इंडस्ट्रीज में लगा दिया, बवाल हुआ। और इसी की परमिशन इसने दिया था, प्रमोद महाजन ने, जिस पर बाद में उसकी कुर्सी गई। तो उन्होंने फंड्स ट्रांसफर किए, तो टाटा ने तर्क दिया कि जी अब तो हमने इसको टेक ओवर कर लिया है, हम जो करें वो करें। ऐसे ही भारत की बैंकों को टेक ओवर करके आपकी बैंकों में जो फंड्स पड़े हैं वो एक दिन में रायपुर से लंदन ट्रांसफर करें, आप क्या करेंगे उसका? है मार तो आप खाएंगे, मार इसलिए खाएंगे कि आप सामने हैं और आपका कंट्रोलर कहीं और है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर उन्होंने पूंजी निवेश कर दिया तो पॉलिसी मेकिंग बॉडी तो लंदन में बैठी है, न्यूयॉर्क में बैठी है, आप तो उनके आदेश पर काम करने वाले लोग हैं। वो आपको आदेश कहेंगे कि ये यहां ट्रांसफर करो, ये यहां ट्रांसफर करो। जनता कहेगी जी आपने किया बदमाशी, वहां ऊपर से आएगा आदेश। तो ये सेंट्रलाइजेशन जो बैंकों में अभी शुरू हुआ है, ये तो फंड्स ट्रांसफर करने में मदद करे इसके लिए हुआ है। जितना ज्यादा डिसेंट्रलाइज सेक्टर होता है उतने ही फंड्स जो है डिसेंट्रलाइज होते हैं, उनको ट्रांसफर करना आसान नहीं होता है। लेकिन अब सेंट्रलाइज हो गया पूरा, एक कंप्यूटर से जुड़ गया पूरा, अब उस कंप्यूटर पे बैठ के कुछ भी करो आप। और 2-4 बार जानबूझ के वो सिस्टम फेल करेंगे ताकि जनता आपसे नाराज होती रहे, थोड़ी गालियां आपको और मिलें। आप सोच रहे हो कि जी वहां से कंप्यूटर फेल है, वो फेल करा दिया उन्होंने, 1 दिन 2 दिन, यहां जनता गाली देना शुरू करे, थोड़े दिन में ये गालियां इतनी बढ़ जाएं कि वो टेक ओवर ही कर लें कि जी अब आप नहीं चला सकते, हम करते। और बैंकिंग में उनको इक्विटी पार्टिसिपेशन की खुली छूट मिल गई इस साल। इस साल के बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की कोई भी बैंक को विदेशी बैंक खरीदे, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो कई बिचारी छोटी छोटी बैंकें बिकने को तैयार हैं इस समय। और बैंकिंग इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन जब था इस देश में, तो जो लूटपाट होती थी उससे परेशान होकर नेताओं ने, जनता ने दबाव डाल के इनका नेशनलाइजेशन कराया था। अब वापस आप प्राइवेटाइजेशन में चले जाइए। 1977-72 में 69 में, हाँ, श्रीमती इंदिरा गांधी पर बहुत दबाव था, बहुत दबाव था।
उस दबाव में पब्लिक का इतना दबाव था कि इंदिरा गांधी को चुनाव जीतने के लिए नेशनलाइजेशन करना पड़ा।